यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत में एक लड़का अकेला अपने घर पर लैपटॉप लेकर बैठा हुआ दिखाया जाता है, जिसका नाम आकाश सरदाना होता है। समय रात का होता है और जोरों से बारिश बरस रही होती है। तभी घर के बाहर पीले कलर की रेनकोट पहना एक शख्स आ जाता है। वो आकाश के घर के दरवाजे पर आकर बेल बजाता है। आकाश जब दरवाजा खोलता है तो उसे वो जोर से धक्का मारकर नीचे गिराता है और घर के अंदर घुसता है। आकाश उसे देखकर भागता है, पर वो शख्स आखिरकार आकाश को पकड़कर स्क्रूड्राइवर उसके छाती में घुसेड़कर बेरहमी से मार डालता है। आकाश को खून करने के बाद वो आदमी घर के बाहर निकलने मेन डोर के बाहर देखता है तो सामने कुछ शराबी लड़के मौज मस्ती कर रहे होते हैं। तो वो आदमी घर की बालकनी में जाता है। वहां पर एक पौधे की कुंडी को उसका धक्का लगकर गिरने ही वाली होती है, तब वो उसे पकड़कर गिरने से बचाता है। इसकी वजह से उस आदमी के खून से भरे फिंगरप्रिंट्स कुंडी में लग जाते हैं। फिर वो बालकनी से नीचे छलांग लगाता है और वहां से भाग जाता है। आगे जाकर उसने पहना हुआ पीला रेनकोट और बाकी के कपड़े जला देता है। अब शुरू होती है इस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन। आकाश सरदाना का बंगला सील होता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। वहां पर मौजूद सब इंस्पेक्टर अच्छे से छानबीन नहीं करता, पूरा क्राइम सीन बिगाड़ देता है, यहाँ तक कि हाथों में ग्लव्स भी नहीं पहनता। उसके मुताबिक आकाश का खून दो लोगों ने किया है और ऐसे ही कुछ भी स्टोरी बना लेता है। तभी वहां पर इंस्पेक्टर शिवानी माथुर आ जाती है। उसे स्पेशली इस केस के लिए पुलिस कमिश्नर ने अपॉइंट किया होता है। इंस्पेक्टर शिवानी घर के अंदर बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करती है। उसे पूरा क्राइम सीन समझ आता है। वह बताती है कि खून सिर्फ एक आदमी ने किया है। खूनी ने बॉडी को खींचकर वॉशरूम में डाला, खून के धब्बे मिटाने के लिए फर्श पर पानी भी मारा है और नीचे गार्डन में मिट्टी में लगे शूज के प्रिंट्स देखकर यह भी बताती है कि खूनी बालकनी से ही छलांग लगाकर भागा है। फिर घर से कुछ चीजें एविडेंस के तौर पर ली जाती है और बॉडी हॉस्पिटल भेजी जाती है। शिवानी सर्वेंट से पूछताछ करती है, पर उन्हें भी कुछ पता नहीं होता। एरिया में लगा सीसीटीवी भी काफी दिनों से बंद होता है, ऐसा वॉचमैन बताता है। वॉचमैन को सिर्फ उस रात दारू पीकर धिंगाना कर रहे लड़कों के बारे में पता होता है, बाकी का कुछ नहीं। आकाश के बहन को उसके खून के बारे में खबर दी जाती है तो वह आ जाती है। शिवानी उससे पूछताछ करती है तो उसे भी कोई क्लू नहीं होता कि आकाश का खून किसने और क्यों किया है। आकाश की बहन बताती है कि आकाश बहुत ही सीधा साधा लड़का था और यहाँ पर वो किसी को जानता भी नहीं था, अकेला रहता था। हाल ही में उसने टेक बिजनेस स्टार्टअप के लिए फैमिली अकाउंट से 20 लाख रुपए निकलवाए थे। उसकी बहन जब तिजोरी चेक करती है तो वहां पर 20 लाख नहीं होते। फिर शिवानी आजू बाजू के पड़ोसियों को पुलिस थाने बुलाकर पूछताछ करना चालू करती है। आकाश के घर के बाजू में रहने वाला लड़का बताता है कि वो उस वक्त रात के 12 बजे अपने बालकनी में गर्लफ्रेंड के साथ था और मोबाइल में सेल्फीज ले रहा था। शिवानी उसका मोबाइल लेकर फोटो चेक करती है तो उसे उन लड़का लड़की के फोटो में पीछे और एक चेहरा दिखता है। वो वही खूनी होता है जो आकाश के बालकनी में खड़ा होता है। शिवानी तुरंत वो फोटो अपने सीनियर ऑफिसर एसीपी धीरन यादव को दिखाती है। वो इस केस को लीड कर रहा होता है। एसीपी यादव वह फोटो जूम करते देखता है तो उसे खूनी का चेहरा क्लियर दिखता है और उसे झट से पहचानता है, यहाँ तक कि उसका पता और नाम अर्जुन सहगल बताता है। फिर एसीपी यादव शिवानी को अर्जुन सहगल को अरेस्ट करने भेजता है। अब एसीपी यादव अर्जुन सहगल को पहले से कैसे पहचानता है ये तो फिल्म में आगे पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर शिवानी अर्जुन सहगल के पास जाती है और उसे अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन लेकर आती है। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्यों अरेस्ट किया गया है या फिर वो वैसा नाटक करता है। उसे 4-5 घंटों तक एक ही कमरे में बंद किया जाता है। फिर एसीपी यादव और इंस्पेक्टर शिवानी वहां आते हैं। अर्जुन जब एसीपी यादव को देखता है तो चौंक जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर खुन्नस देने लगते हैं, जैसे कि बहुत पुराने दुश्मन हो। एसीपी यादव के कहने पर सब इंस्पेक्टर अर्जुन को पीटता है और फिर एसीपी अर्जुन से पूछताछ करता है कि कल रात यानी मर्डर वाली रात 12 बजे तुम कहाँ थे। तो अर्जुन बताता है कि कल रात में ऑफिस में पार्टी थी तो वहां रुका था, फिर घर आते समय मेरी गाड़ी खराब हुई तो रात को 2 बजे घर पहुंचा। ये सब सुनकर एसीपी धीरन यादव को पता चलता है कि अर्जुन झूठ बोल रहा है। वो अर्जुन को उसके आकाश के बालकनी में होने वाला फोटो दिखाता है, जिसे देखकर अर्जुन चौंक जाता है और एसीपी यादव वहां से चला जाता है। पर अर्जुन फिर भी अपना गुनाह कबूल नहीं करता और एसीपी यादव ने जानबूझकर उसे पुरानी दुश्मनी में फंसाया है ऐसा चिल्लाता रहता है। तभी एक हवलदार आकर एसीपी यादव से कहता है कि सर नीचे एक बड़ी प्रॉब्लम हुई है। तो एसीपी और शिवानी वहां जाकर देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया होता है ड्रिंक एंड ड्राइव और पुलिस के साथ मारपीट करने की वजह से। उसका नाम सूरज राणा उर्फ रॉनी होता है। वो हूबहूब अंदर रूम में बंद अर्जुन सहगल की तरह दिखता है, बिल्कुल उसकी कार्बन कॉपी। ये देखकर सभी का सिर चकरा जाता है। रॉनी लादी पर बैठा और काफी नशे में होता है या फिर नशे में होने का नाटक करता है। फिर रॉनी सामने खड़ी इंस्पेक्टर शिवानी को देखकर आंख मारता है और बेहोश हो जाता है। अब हमें फ्लैशबैक में 3 महीने पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। अर्जुन एक बड़े कंपनी में काम करता है। वहां पर उसे एक जानवी नाम की लड़की पसंद आती है। वो दोनों लिफ्ट में रोज मिलते थे पर कभी आपस में बात नहीं करते। जानवी को भी अर्जुन पसंद आता है पर वो भी कभी सामने से उससे बात नहीं करती। एक दिन हिम्मत कर अर्जुन जब लिफ्ट में दोनों ही होते तब जानवी से बात करता है और उसे कॉफी पीने चलने कहता है।
तो जानवी कहती है कि पहले तुम सही सवाल पूछो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी, और वहां से चली जाती है। अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है। वो फिर से लिफ्ट में अलग अलग तरीके से जानवी को कॉफी पर बुलाता है, पर वो सही सवाल पूछो कहकर हर बार उसे मना करती है। आखिरकार अर्जुन को रियलाइज होता है कि वो क्या गलती कर रहा है। फिर वो अगले दिन लिफ्ट में जानवी से मिलता है और उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चाय पीने चलोगी। तो जानवी खुशी से हाँ कहती, क्योंकि वो कॉफी नहीं बल्कि चाय लवर होती है। और इसके साथ उन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में बेइंतहा डूब जाते हैं। तो दूसरी ओर सूरज राणा उर्फ रॉनी दिखाया जाता है। रॉनी आवारा बदमाश किस्म का झोलर लड़का होता है। उसका कुलभूषण उर्फ चड्डी नाम का खास दोस्त होता है। वो दोनों ट्रक लेकर लखन नाम के एक नामचीन गुंडे के पास चले जाते हैं। उस ट्रक में एटीएम मशीन होती है। रॉनी लखन से कहते हैं कि मैंने ये एटीएम मशीन चुराई है, इसमें कम से कम 20 लाख रुपए होंगे। साथ ही में वो लखन को एटीएम मशीन के चोरी का न्यूज वीडियो दिखाता है और कहता है कि हम ये एटीएम नहीं खोल सकते, इसलिए आपके पास लाए हैं। तो लालची लखन कहते हैं कि मैं मेरे आदमी से कहकर ये एटीएम खोल दूंगा, पर 50% पैसा मैं ले लूंगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, इसलिए एटीएम यहाँ छोड़कर तुम चले जाओ और बाद में आ जाना। तो रॉनी इनकार करता है। फिर लखन भरोसे के तौर पर रॉनी को 2 लाख रुपए कैश देता है। रॉनी और चड्डी पैसे लेकर वहां से निकलते हैं। तुरंत ही लखन अपने आदमी को बुलाकर एटीएम खोलता है ताकि सारा पैसा खुद ही रख ले, पर एटीएम के अंदर से नकली नोट निकलते हैं। लखन को पता चलता है कि रॉनी ने उसे चूना लगाया है। लखन रॉनी को कॉल लगाता है। रॉनी कॉल उठाता है तो लखन उसे पैसे लौटाने के लिए धमकी देता है, पर रॉनी उसका मजाक उड़ाकर फोन फेंक देता है, जिसका खामियाजा उसे आगे भुगतना पड़ता है। फिर रॉनी और उसका तो चड्डी वह पैसे अय्याशी में उड़ा देते हैं। अर्जुन खुद के पैसे लाकर एक बिल्डिंग बांधता है। वहां पर गर्लफ्रेंड जानवी को लेकर जाता है। जानवी वो देखकर काफी खुश होती है। दोनों आपस में खूब बातें करते हैं। जानवी बताती है कि उसके पेरेंट्स फॉरेन में है और वो अपने दोस्त के साथ यहाँ रहती है। अब सीन शिफ्ट होता है। रॉनी और चड्डी बैठे हुए होते हैं। चड्डी के पिताजी का इलेक्ट्रॉनिक्स का छोटा सा दुकान होता है। उनके गुजरने पर वह दुकान उनका बेटा चड्डी संभालता था। वो मोबाइल वगैरह स्टॉक में बेचता था, पर उसमें भी कभी कभी फ्रॉड करता था। मोबाइल के बॉक्स में मोबाइल की जगह साबुन डालकर उसे कुरियर में भेजता था। ऐसे ही एक कस्टमर ने उसके साथ फ्रॉड होने पर चड्डी पर केस डाला होता है, जिसकी वजह से उसकी दुकान सील हो जाती है और उसे जेल भी हो सकती है। ये परेशानी चड्डी रॉनी को बताता है तो रॉनी चड्डी को केस पेपर मांगता है और पढ़ने लगता है। अगले दिन रॉनी कोर्ट में चड्डी के विरोधी वकील से मिलता है और केस पेपर में क्या क्या कमियां हैं, केस कितना कमजोर है और कोर्ट में कुछ नहीं होने वाला, ये सब कानूनी भाषा में उसे बताता है, जिससे वो वकील मान जाता है और केस वापस लेता है। यहाँ पर आवारा बदमाश दिखने वाले रॉनी के पास कितना अद्भुत कानूनी ज्ञान होता है ये पता चलता है, जो कि हैरत अंगेज है। इधर जानवी अर्जुन से मिलती है और उसे बताते हैं कि कुछ दिनों के लिए वह मुंबई जा रही है। वहाँ पर उसकी कॉलेज रियूनियन पार्टी होती है और मुंबई से ही अपने पेरेंट्स से मिलने दुबई जाने वाली होती है। वो अर्जुन को अपने साथ चलने कहती है, पर अर्जुन मना करता है। रॉनी और चड्डी कार से कहीं जा रहे होते। चड्डी रॉनी पर काफी खुश होता है क्योंकि उसने केस से बचाया होता है। अचानक उनकी गाड़ी पर हमला होता है और उन दोनों को गुंडे उठा लाते हैं। रॉनी के हाथ बांधे हुए होते हैं और चड्डी को उसके सामने उल्टा टांग दिया जाता है। लखन अपना बदला लेने के लिए रॉनी और चड्डी को बंदी बनाता है और रॉनी से 20 लाख मांगता है, नहीं तो चड्डी को जान से मारने की धमकी देता है, क्योंकि रॉनी को तो अपनी जिंदगी की कुछ पड़ी ही नहीं होती। फिर लखन रॉनी और चड्डी को पैसे लौटाने के लिए कुछ दिन की मोहलत देकर छोड़ देता है। यहाँ अर्जुन अपने घर पर अंगूठी ढूंढता है जो जानवी के लिए ली होती है, पर उसे नहीं मिलती। फिर वो बगैर अंगूठी लिए जानवी को एयरपोर्ट जाकर मिलता है। जानवी मुंबई जा रही होती है कॉलेज की रियूनियन पार्टी के लिए। एयरपोर्ट पर ही अर्जुन जानवी को शादी के लिए प्रपोज करता है तो जानवी उसे किस करती है और हाँ कहती है। फिर वहां से अर्जुन को वही छोड़ मुंबई चली जाती है। 20 लाख रुपए का जुगाड़ करने के लिए रॉनी जुगाड़ खेलने जाता है। रॉनी दोस्त से 2 लाख रुपए उधार लेकर दाव लगाता है। रॉनी के पास 3 सत्ते होते, पर सामने वाले के पास 3 जॉकर निकलते और वो दाव जीत लेता है। रॉनी 2 लाख रुपए फिर से गवा देता है। फिर हताश रॉनी और चड्डी बाहर रोड पर आते। एक टपरी देखकर रॉनी सिगरेट जलाने जाता है, तभी गाड़ी की आवाज आती है और फिर से चड्डी को लखन के गुंडे उठाकर लेकर जाते हैं। लखन रॉनी को कॉल लगाता है और कहता है कि आखिरी मौका है तुम्हारे पास पैसे लौटाने का, नहीं तो चड्डी को जान से मार डालूंगा। रॉनी अपनी जान पहचान में सभी को कॉल लगाता है पैसे के लिए, पर अलग अलग वजह और लखन के डर से कोई उसे पैसा नहीं देता। अब सीन शिफ्ट होता है और उसी रात अर्जुन का ऑफिस दिखाया जाता है। अर्जुन के लिए उसके दोस्तों ने पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है, पर अर्जुन वहां से जल्दी 10 बजे ही निकलता है। अर्जुन पार्किंग लॉट में कार में जाकर बैठता है और अचानक काफी गुस्सा होता है। स्टीयरिंग पर जोर जोर से हाथ मारता है और वहां से कार लेकर निकलता है। तो रॉनी भी इधर काफी गुस्से से अपनी बाइक को लात मारता है और वो भी काफी फ्रस्ट्रेट और गुस्से में दिखाई देता है। फिर वही उनमें से कोई एक पीले कलर का रेनकोट पहनता है और आकाश के घर जाकर उसका मर्डर करता है। आकाश अपने बचाव में खूनी पर वार करता है तो खूनी के हाथ में चोट लग जाती है।
सवाल ये होता है कि अर्जुन और रोनी इनमें से किसने आकाश का खून किया है और वो आकाश को कैसे जानता है। ये तो हो गई पहले की स्टोरी। अभी प्रेजेंट डे दिखाया जाता है। पुलिस स्टेशन में बेहोश पड़े रोनी को पानी मारकर होश में लाया जाता है। इंस्पेक्टर शिवानी रोनी से पूछताछ करती है तो रोनी भी स्टार्टिंग में टेढ़े मेढ़े जवाब देता है। फिर वो बताता है कि वो मर्डर वाली रात अपने दोस्त की दुकान पर था, यानी चड्डी के। एक पुलिस वाला रोनी को पिटने लगता है तो रोनी भी वहां अपना कानूनी ज्ञान देता है और बताता है कि कैसे कस्टडी में किसी आदमी को मारना क्राइम है और इसके लिए पुलिस वालों को सजा हो सकती है। ये सब सुनकर सभी पुलिस वाले घबरा जाते हैं। उसी वक्त रोनी अपने जेब से एक लेडीज रुमाल निकालकर मुंह पोंछने लगता है, जिससे शिवानी चौंक जाती है क्योंकि वह रुमाल उसका ही होता है। रोनी ने आते समय शिवानी को धक्का मारकर उसके जेब से रुमाल निकाला था, ये उसको भी नहीं पता चला। ऐसी अजीबोगरीब केस देखकर मदद के लिए एसीपी यादव अपने खास वकील दोस्त को पुलिस स्टेशन बुलाता है। वकील भी पहले से अर्जुन को जानता था, पर वो अर्जुन की कार्बन कॉपी रोनी को देखकर बिल्कुल चौंक जाता है। वह वकील एसीपी यादव से कहता है कि यह केस काफी संदिग्ध है। किसी भी ठोस सबूत के बिना कोर्ट में किसी को भी दोषी साबित करना बहुत मुश्किल है और अर्जुन को दोषी साबित करने के लिए उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस इकट्ठे करने पड़ेंगे। इंस्पेक्टर शिवानी अर्जुन और रोनी का शर्ट उतारकर चेकअप करवाती है तो दोनों के बाएं हाथ पर चोट का निशान होता है। आकाश ने अपने सेल्फ डिफेंस में खूनी के बाएं हाथ पर वार किया होता है। अर्जुन चोट की वजह बताता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर सरिया लगी थी, तो रोनी बताता है कि दारू पीकर बाइक को नशा हो गया था, इसलिए गिर गया। जाहिर है दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा था। फॉरेंसिक डॉक्टर शिवानी को कॉल कर बताता है कि आकाश के नाखून से एक बाल का सैंपल मिला है, तुम दोनों सस्पेक्ट के सैंपल भेजो, फिर पता चल जाएगा कि खूनी कौन है। तो शिवानी रोनी और अर्जुन दोनों के सैंपल भेजती है। पुलिस स्टेशन में पुलिस का खास कुत्ता आ जाता है जो एविडेंस सुनकर कातिल को पहचानता है। पर जब उस कुत्ते के सामने आकाश के घर मिले खूनी के एविडेंस को रखा जाता है तो वो उसे सुनकर अर्जुन और रोनी दोनों पर भौंकने लगता है, जिससे सब और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। रोनी और अर्जुन को अलग अलग कमरे में रखा गया होता है। अर्जुन को पता नहीं होता कि उसके हमशक्ल वाला रोनी भी उसी पुलिस स्टेशन में कैद है। शिवानी रोनी और अर्जुन का फोटो आकाश के आस पड़ोसी और उसकी बहन को दिखाती है, पर कोई उसे पहचानता नहीं होता। फिर शिवानी रोनी के दोस्त चड्डी से मिलने उसकी दुकान पर जाती है तो चड्डी बताता है कि उस रात रोनी और वो देर रात तक दुकान में पार्टी कर रहे थे। शिवानी को आजू बाजू से यह भी पता चलता है कि रोनी और चड्डी एक नंबर के झोलर है। उसे चड्डी के बाद तो विश्वास नहीं होता और रोनी पर और भी ज्यादा शक बढ़ जाता है। कंट्रोल रूम में अर्जुन, रोनी, आकाश और चड्डी सभी के मोबाइल लोकेशंस चेक किए जाते हैं, पर किसी का भी आकाश के साथ कनेक्शन नहीं आता। अर्जुन और रोनी भी फोन पर आपस में बात नहीं करते। हालांकि रोनी और चड्डी के सिम कार्ड किसी और के नाम पर होते और सिर्फ हफ्ते भर पहले ही लिए होते। अर्जुन के घर की फुटेज भी सीसीटीवी स्टोरेज से चेक की जाती है, जिससे पता चलता है कि अर्जुन भी सच बोल रहा था। एसीपी यादव कुछ भी सबूत न मिलने पर इंस्पेक्टर शिवानी और सभी पुलिस वालों पर बहुत भड़कता है। उसे किसी भी तरह से अर्जुन को फंसाकर कोर्ट में दोषी साबित करना होता है। वो अर्जुन को बांधकर उसे पीट कर जबरदस्ती गुनाह कबूल करवाने की कोशिश करता है। शिवानी ये सब देखती है। उसे पहले से अर्जुन निर्दोष लग रहा होता है। अर्जुन की गाड़ी खराब होने की कहानी चेक करने के लिए शिवानी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी उसकी कार चेक करती है तो वो सच में खराब हुई होती है। तो शिवानी फिर से रोनी से पूछताछ करनी चाहती है, पर वो भी गुनाह कबूल नहीं करता। उस रात चड्डी की दुकान पर रुककर पार्टी करने की बात पर अड़ा रहता है। रोनी को भी 3rd डिग्री टॉर्चर करते हुए शॉक दिया जाता है, पर वो सब सह लेता है। एसीपी यादव सब इंस्पेक्टर से चुपके से अर्जुन के बारे में कुछ बात कर रहा होता है। शिवानी ये देखती है और एक सीनियर हवलदार से पूछती है कि एसीपी सर अर्जुन को पहले से कैसे जानते हैं और उन दोनों के बीच क्या दुश्मनी है। तो वो हवलदार बताता है कि एसीपी यादव की बेटी और अर्जुन कॉलेज के दोस्त थे। कॉलेज में उनके बेटी को दूसरे जाति वाले लड़के से प्यार हुआ, पर किसी दूसरे जाति वाले इंसान के हाथ का पानी भी ना पीने वाले एसीपी यादव भला अपने बेटी की शादी दूसरे जात में कैसे कराते। एसीपी यादव का विरोध होने के बावजूद भी उनके लड़की ने दूसरे जात वाले लड़के से भागकर शादी की और इन सब में अर्जुन ने उनकी खास मदद की। उस वक्त अर्जुन पर एसीपी यादव ने उनके बेटी के किडनैपिंग का झूठा केस डाल दिया था, पर उनके बेटी ने अर्जुन के पक्ष में गवाही दी, इसलिए वो रिहा हो गया था। तब से अर्जुन और एसीपी यादव की दुश्मनी चल रही है। तभी फॉरेंसिक डॉक्टर का शिवानी को कॉल आता है। वो बहुत ही गड़बड़ाहट में होता है। तुरंत ही शिवानी को फॉरेंसिक लैब में आने को कहता है। फिर शिवानी भी लैब जाने के लिए निकलती है। इधर रोनी भी सिगरेट मारते मारते एक नंबर करता है और बाहर आकर मस्त आराम से बैठता है। अर्जुन जिस रूम में बंद होता है वहां पर एक पुलिस वाला उसे पानी देने आता है, पर अर्जुन नीचे सोया हुआ होता है। पुलिस वाला जब अर्जुन के पास जाता है तो अर्जुन झट से अपनी आंखें खोलता है और पुलिस वाले की कॉलर पकड़कर उसे नीचे गिराकर उस कमरे से खुद बाहर निकलता है और बाहर से दरवाजे को कड़ी लगा देता है। अर्जुन वहां से भागने के लिए नीचे उतरता है और दौड़ने लगता है। वो रोनी जिस खंबे के नीचे बैठा हुआ होता है वहां से भाग रहा होता है। तभी रोनी अपनी टांग अर्जुन के पैरों में फंसाकर उसे नीचे गिराता है।
फिर रॉनी और अर्जुन एक दूसरे को गुस्से से देखने लगते हो जैसे बहुत पुराने दुश्मन हो, और फिर उन दोनों में जोरों से लड़ाई चालू होती है। दोनों एक दूसरे को बेरहमी से पीटने लगते हैं। आखिरकार वहां पर पुलिस आते हैं और दोनों की लड़ाई रोककर उन्हें फिर से अलग अलग कमरे में बंद कर देते हैं। इंस्पेक्टर शिवानी जब फॉरेंसिक लैब पहुंचती है तो डॉक्टर पहले से ही बावला हो गया होता है। वो बताता है कि आकाश के नाखून से जिस बाल का सैंपल यानी खूनी के बाल का सैंपल मिला है उसका डीएनए अर्जुन और रॉनी दोनों के डीएनए से मिलता है। सबसे हैरत की बात तो यह है कि रॉनी और अर्जुन दोनों का डीएनए भी आपस में 100% मैच होता है, यानी रॉनी और अर्जुन दोनों जुड़वा भाई है। ये सब सुनकर शिवानी दंग रह जाती है। फॉरेंसिक डॉक्टर उसे कहता है कि आकाश के घर में फिर से इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। हो सकता है कि खूनी के फिंगरप्रिंट्स मिले। अगर मिलते तो केस सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जुड़वा होने के बावजूद भी अर्जुन और रॉनी के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होंगे, क्योंकि पुलिस ने तो ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया होगा। तो फॉरेंसिक डॉक्टर फिर से अपने एक्सपर्ट की टीम आकाश के घर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करने के लिए भेजती है। खूनी का फिंगरप्रिंट सिर्फ एक ही जगह होता है, बालकनी में होने वाली कुंडी पर। लेकिन एक पुलिस वाला उसी बालकनी में मोबाइल पर उस कुंडी के बाजू में वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। जब शिवानी उसे बुलाती है तो हड़बड़ाहट में उसका कुंडी को धक्का लगता है और वो कुंडी नीचे गिरकर टूट जाती है। इस तरह खूनी का सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है और वो भी नहीं मिलता। अब सभी को पता चल जाता है कि अर्जुन और रॉनी दोनों जुड़वा भाई है। एसीपी यादव और शिवानी दोनों से फिर से पूछताछ करते तो वो दोनों बताते हैं कि वो दोनों जुड़वा भाई है। बचपन में वो दोनों भाई, उनकी माँ और पिता ऐसा परिवार था। उनके माँ और पिता के बीच अक्सर झगड़े होते थे, जिससे उन दोनों पर बुरा असर पड़ता था। पिताजी भी कुछ अच्छा खासा कमाते नहीं थे, तो घर पर पैसों की बड़ी दिक्कत होती थी। इसके बावजूद भी उनके पिताजी माँ को काम पर जाने की इजाजत नहीं देते थे। लेकिन उनकी माँ जुआ खेलती थी और उससे जीते हुए पैसों से दो बेटों को फुटबॉल जैसी वीडियो गेम्स और ऐसी चीजें खरीद के देती थी। वो जुआ खेलकर अपने बच्चों पर खर्च करती थी, पर उसका जुआ खेलना अर्जुन और रॉनी के पिता को बिल्कुल पसंद नहीं होता। रॉनी अर्जुन के माँ बाप दोनों बेटों को एक समान प्यार करते थे, पर अर्जुन को उनके पिता से ज्यादा लगाव था और माँ से धीरे धीरे नफरत होने लगती थी। तो रॉनी को माँ से ज्यादा लगाव था और पिता से नफरत होने लगती थी। समय बीतता गया और अर्जुन रॉनी के माता पिता के बीच झगड़े और दूरी अब बढ़ने लगी। आखिरकार उन दोनों का डिवोर्स हुआ और दोनों बच्चों की कस्टडी उनके पिता को मिली। उनकी माँ उन दोनों से बीच बीच में मिलती थी। रॉनी को अपने माँ से मिलने पर बहुत खुशी होती थी, पर अर्जुन को ये पसंद नहीं होता। एक दिन दोनों का बर्थडे होता है, तब उनकी माँ स्कूल के बाहर केक लेकर आती है, इसलिए दोनों को घर जाने में लेट होता है। उधर उनके पिताजी ने भी बर्थडे की तैयारी की होती है। फिर गुस्से से वो कोर्ट के ऑर्डर लेकर उनके माँ का बच्चों से मिलना हमेशा के लिए बंद करवाता है। अर्जुन और रॉनी की माँ उनसे एक बार मिलने, यहाँ तक कि फोन पर आवाज सुनने तड़पती है, पर उसका पति अर्जुन और रॉनी के साथ उसकी बात नहीं कर रहा था। अपने बच्चों से बिछड़ने का दर्द वो सह नहीं पाती और आखिरकार जहर पीकर खुदकुशी कर लेती है। उसके बाद रॉनी अपने पिता से और भी ज्यादा नफरत करने लगता है। अर्जुन और उसके बीच झगड़े हाथापाई होती रहती है। रॉनी आवारागर्दी करने लगता है। एसीपी यादव और शिवानी को जब अर्जुन और रॉनी ये स्टोरी बताते हैं तो वो एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं और खुद की सफाई देते रहते हैं। आगे रॉनी बताता है कि 16 साल की उम्र में उसे अर्जुन की वजह से मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ा, जहां पर अर्जुन ने एक डॉक्टर के गर्दन में पेन घुसेड़ दिया था। तो अर्जुन कहता है कि रॉनी की वजह से उसे मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ा था और रॉनी ने ही डॉक्टर के गर्दन में पेन घुसेड़ दिया था। इसकी जानकारी के लिए जब शिवानी उस अस्पताल में कॉल लगाती है तो वहां का आदमी बताता है कि हाँ, ये सच है कि डॉक्टर मेघवाल के गर्दन में पेन घुसेड़ दिया गया था, पर आज तक पता नहीं चला कि वो अर्जुन ने किया था या रॉनी ने किया था। मतलब ये कंस्पिरेंसी बहुत पहले से ही चालू होती है। रॉनी शिवानी को बताता है कि अर्जुन और उसको मिले काफी अरसा हो गया है, तो अर्जुन कहता है कि रॉनी झूठ बोल रहा है। उस दिन जब अर्जुन जानवी से मिलने एयरपोर्ट जा रहा होता है, तब घर में प्रपोज करने के लिए लाई हुई अंगूठी ढूंढता है, पर उसे नहीं मिलती। बाहर आकर देखता है तो नीचे बाइक पर रॉनी होता है। वो अर्जुन को देखकर वहां से चला जाता है। अर्जुन को शक होता है कि अंगूठी रॉनी ने ही चुराई है, तो वो अपने दोस्त को इसके बारे में बताता है और साथ में ये भी बताता है कि इसके पहले उसके घर से पैसे भी गायब हुए थे, वो भी रॉनी ने ही चुराए होंगे। तो अर्जुन का दोस्त भाड़े के गुंडों को रॉनी को मारने के लिए सुपारी देता है। वो गुंडे रॉनी को पीटते हैं। बाद में अर्जुन अपने कार में होता है, तब उसे पता चलता है कि उसने अंगूठी कार में ही रखी होती है और वो बेवजह रॉनी पर शक करता है। रॉनी अर्जुन को कॉल लगाता है और उसे धमकी देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे मारने के लिए गुंडे अर्जुन ने भेजे होते हैं, जबकि अर्जुन को भी पता नहीं होता कि उसके दोस्त ने रॉनी को मारने के लिए गुंडे भेजे हुए होते हैं। ये सब अर्जुन एसीपी यादव और शिवानी को बताता है। इससे शिवानी को पूरा यकीन हो जाता है कि अर्जुन बेगुनाह है और खून रॉनी ने ही किया है। शिवानी रॉनी के पास जाकर उसे कान में कहती है कि मुझे पता है कि मर्डर तुमने ही किया है, अर्जुन को तो मैं बचा ही लूंगी। पर यह सुनकर तो मानो रॉनी खुश हो जाता है, क्योंकि यही तो वो चाहता था कि शिवानी उसे कातिल समझे।
शिवानी रोनी के दोस्त चड्डी को फिर से पूछताछ करने बुलाती है ताकि इस बार उस पर थोड़ा प्रेशर डालकर वो सच्चाई बता दे। पुलिस जब चड्डी को लेने जाती है तो वो फरार होता है। रोनी ने पहले ही चड्डी को बताया होता है कि पुलिस दूसरी बार पूछताछ करने आए उससे पहले ही भाग जाना, तो चड्डी बस में बैठकर भाग जाता है और पुलिस को नहीं मिलता। उसी वक्त शिवानी को खबर मिलती है कि रोनी पर लखन नाम के गुंडे का 20 लाख रुपए का कर्जा था जो उसने मर्डर होने के बाद सुबह लौटाया, और आकाश के घर से भी 20 लाख रुपए गायब थे। इससे साफ जायज होता है कि पैसों के लिए ही रोनी ने आकाश का खून किया हो। पर पुलिस स्टेशन में शिवानी के हाथ एक एफआईआर लगती है जो कि रोनी के खिलाफ होती है। एसीपी यादव अर्जुन को फंसाने के लिए सारे सबूत रोनी के खिलाफ होने पर भी उसे आकाश के खून में दोषी न मानकर एक ज्वेलरी शॉप के रॉबरी के केस में फंसाता है। यह रॉबरी भी आकाश के मर्डर वाली रात ही हुई थी। एसीपी यादव रोनी को उस ज्वेलरी शॉप में लेकर जाता है और कुछ जगह पर अपने हाथ लगाने कहता है ताकि सबूत के तौर पर उसके फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले। वो रोनी से कहता है कि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है और ये प्रूव हो चुका है कि तुमने आकाश का मर्डर किया है। इससे अच्छा है कि ज्वेलरी शॉप के रॉबरी में खुद को हवाले कर दो, बस 2 साल की सजा हो जाएगी। रोनी भी सारे कानूनी दांवपेच जानता था। उसका जो मकसद था वो पूरा हो चुका था, इसलिए वो सच बताता है और कहता है कि उस मर्डर वाली रात वो अपने दोस्त चड्डी की दुकान पर नहीं बल्कि गैम्बलर भाटिया के साथ उसके घर पर जुआ खेल रहा था। चाहिए तो भाटिया से पुलिस पूछताछ कर सकती है। और उसी रात उसने 20 लाख जीते और लखन गुंडे का सुबह कर्जा चुकाया। गैम्बलिंग करना गुनाह है और इसके लिए उससे सजा भी हो सकती है, इसलिए पहले नहीं बताया, ऐसा वो एसीपी यादव से कहता है। भाटिया के घर जाकर उससे पूछताछ की जाती है तो भाटिया भी बताता है कि उस रात रोनी यहाँ पर ही था और उसने 20 लाख रुपए जीते। अब यहाँ तो रोनी सारे सबूत अपने पक्ष में देकर बच जाता है और ज्वेलरी शॉप के केस में भी नहीं फंसता। और इस तरह आकाश के खून का इल्जाम फिर से अर्जुन पर चला जाता है। पुलिस स्टेशन आकर एसीपी यादव देखता है कि उसकी भागकर शादी की हुई बेटी और उसका पति आया हुआ है अर्जुन के पक्ष में गवाही देने। अर्जुन मर्डर वाले रात के बाद सुबह अपने ऑफिस नहीं बल्कि एसीपी यादव के बेटी के घर जाता है क्योंकि उन्हें कुछ पैसों की जरूरत होती है। यह सब एसीपी यादव की बेटी उसे बताती है। कुछ समय पहले शिवानी को पता चलता है कि मर्डर वाली रात के बाद सुबह अर्जुन ऑफिस नहीं जाता पर पुलिस को ऑफिस गया था ऐसे बताता है। तो वो इसके बारे में अर्जुन को पूछती है तो अर्जुन कहता है कि एसीपी यादव की बेटी को पैसे की जरूरत थी, इसलिए वो सुबह उसे पैसे देने उसके घर गया था, पर उसके सेफ्टी के लिए वह झूठ बोला। इसलिए अर्जुन के पक्ष में गवाही देने शिवानी एसीपी यादव की बेटी को पुलिस स्टेशन बुलाती है और साथ ही में एक झूठा गवाह लाती है जो टैक्सी ड्राइवर बनकर एसीपी यादव से कहे कि उस रात अर्जुन की कार रिपेयर करने में उसने ही मदद की थी और वहीं पर ज्यादा वक्त बिताया था। 2 दिन बाहर था इसलिए अभी पुलिस स्टेशन आया हूँ। इस तरह अर्जुन के पक्ष में भी सबूत खड़े होते जिससे यह साबित होता है कि खून अर्जुन ने नहीं किया हो। गुस्से से तिल मिलाता एसीपी यादव अपने केबिन में जाता है और जोर से बाहर शीशे पर खुर्ची फेंक कर शीशा तोड़ देता है। एसीबी का वकील दोस्त फिर से आता है और एसीपी यादव को कहता है कि अब तो सिर्फ कोर्ट में ही फैसला हो सकता है कि असली गुनहगार कौन है। यह केस 6 महीने कोर्ट में चलता है और आखिरकार फैसले का दिन आ जाता है। पहले तो जज पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाता है। जज कहता है कि कोर्ट एविडेंस पर चलता है। अर्जुन या रोनी इन दोनों में से किसी एक ने ही आकाश का खून किया है, पर उनमें से कौन यह अभी तक साबित नहीं हुआ। भले 100 गुनहगार छूट जाए पर किसी बेगुनाह को कानून सजा नहीं दे सकता, इसलिए अर्जुन और रोनी इन दोनों को इस केस से रिहा किया जाता है और इस तरह हथौड़ा मारकर जज अपना फैसला रोनी और अर्जुन के पक्ष में दे देता है। अर्जुन और रोनी रिहा हो जाते, सभी पुलिस वाले दंग रह जाते। अर्जुन रिहा हुआ इसकी खुशी शिवानी को होती है तो दूसरी ओर रोनी के छूटने का गुस्सा। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीतते शिवानी की पोस्टिंग नई पुलिस थाने सेक्टर 19 में होती है। उसके टेबल पर आकर एक हवालदार फाइलों का ढेर रखता है और कहता है कि ये पुराने केसेस है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। सीनियर ऑफिसर ने फिर से इन्वेस्टिगेशन करने कहा है तो शिवानी एक एक फाइलें पढ़ने लगती है। उनमें से एक फाइल में अर्जुन की गर्लफ्रेंड जानवी बहल की मिसिंग रिपोर्ट होती है जिसकी कंप्लेंट खुद अर्जुन ने की होती है। अर्जुन की गर्लफ्रेंड जानवी मिसिंग है ये अर्जुन ने शिवानी या एसीपी यादव किसी को नहीं बताया होता। आगे की इन्वेस्टिगेशन करने शिवानी जानवी के घर जाती है जहाँ पर वो अपने फैमिली से दूर अकेली अपने दोस्त के साथ रहती थी। तो वहाँ पर सिर्फ उसकी फ्रेंड होती है। वो कहती है कि शिवानी कुछ महीने पहले अपने कॉलेज रियूनियन के लिए मुंबई गई थी, तब से उसका कुछ पता नहीं है। फिर वो आगे बताती है कि बाद में जानवी के नंबर से सिर्फ मैसेजेस आते थे कि अर्जुन से कहो मूव ऑन होने के लिए, मुझे यहाँ पर दूसरा बॉयफ्रेंड मिल गया है। उसकी फ्रेंड जब वो मैसेजेस अर्जुन को दिखाती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता पर कुछ भी कंफर्म करने के लिए जानवी और अर्जुन की बात ही नहीं होती। जानवी अर्जुन और उसकी फ्रेंड किसी से बात नहीं करती, सिर्फ अपने फ्रेंड को मैसेज भेजकर अर्जुन को बताने कहती है। मर्डर वाली रात जब अर्जुन ऑफिस में होता है तभी जानवी की फ्रेंड उसे मैसेज भेजती है कि
जानवी अभी उसके कॉलेज के बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है, जिसका नाम रोहित सरदाना है। यह सब सुनकर शिवानी की आंख खुल जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अर्जुन और रोनी एक सुनसान जगह पर मिलते हैं और रोनी अर्जुन को बताता है कि कैसे उसने अर्जुन को बचाने के लिए ये सब प्लानिंग की है। दरअसल अर्जुन को जब उस रात जानवी के फ्रेंड का मैसेज आता है कि जानवी अब उसके कॉलेज के बॉयफ्रेंड आकाश सरदाना के साथ रिलेशनशिप में है, तो अर्जुन बहुत गुस्सा होता है और उसी वक्त आकाश सरदाना का पता निकलकर उसके घर जाता है। वो आकाश को पीट कर जानवी कहाँ है ये पूछता है, पर आकाश कुछ नहीं बताता। फिर वो पलट कर अर्जुन की गर्दन दबाकर उसे मारने लगता है और सच बताने लगता है कि जब से जानवी कॉलेज रियूनियन जाने के लिए एयरपोर्ट से मुंबई जाने निकली थी, तब से उसका पीछा कर रहा था। वो जानवी को पहले से ही पसंद करता था, पर जानवी का मन में उसके लिए कुछ नहीं था। मुंबई में भी वो उसे भाव नहीं दे रही थी, तो आकाश ने उसके ड्रिंक्स में बेहोशी की दवाई डालकर उसे जबरन रूम में लेकर गया और शर्मनाक हरकतें की। जानवी को नशीले ड्रग्स भी जबरदस्ती दिए और आई लव यू आकाश बोलने का, पर वो आखिर तक अर्जुन का ही नाम लेती रही और आखिरकार ड्रग्स के ओवरडोज में उसकी मौत हो गई। लेकिन आकाश ने 20 लाख रुपए देकर वही जानवी के मर्डर के केस को रफा दफा कर दिया और किसी को पता नहीं लगने दिया। और वही जानवी के मोबाइल से उसके दोस्त को झूठे मैसेज भेजता था। ये सुनकर अर्जुन का खून खोलता है और वो आकाश को स्क्रू ड्राइवर छाती में घुसेड़ कर मार देता है और वहां से निकलता है, जैसे कि हमने फिल्म में स्टार्टिंग में देखा। तो वो अर्जुन ही होता है जिसने आकाश का कत्ल किया होता है अपनी गर्लफ्रेंड जानवी के खून के बदले। मेंटल हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर मेघवाल के गर्दन में पेन घुसेड़ दिया गया था, उससे मिलने शिवानी जाती है, तो वो डॉक्टर बताता है कि अर्जुन और रोनी दोनों मेंटल अस्पताल में थे। वो दोनों आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, मगर दोनों में से किसी को भी अगर तीसरे व्यक्ति ने चोट पहुंचाने की कोशिश की तो दोनों सगे भाइयों की तरह एक होते थे और उसका मुकाबला करते थे। उस दिन भी दोनों एक हुए थे और किसी एक ने ही गर्दन में पेन घुसेड़ दिया, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो अर्जुन था या रोनी। शिवानी को अब सब समझ गया था। रोनी भले अर्जुन से दूर रहता हो, पर उसे अर्जुन की लाइफ में क्या चल रहा होता है उसका सब पता होता है। जब उसे आकाश सरदाना के खून के बारे में पता चलता है, तो वो अर्जुन से मिलने चाहता है, पर उसके पहले ही शिवानी अर्जुन को पूछताछ के लिए लेकर जाती है। रोनी ये सब देखता है और इन्वेस्टिगेशन फॉलो करता है। उसे पता चलता है कि अर्जुन ने आकाश का खून किया है, तो वह आकाश के घर जाकर चुपके से अपना टी शर्ट सबूत के तौर पर वही छोड़ता है, ताकि अर्जुन का सबूत मिलने पर भी कंफ्यूजन हो, और वैसा ही हुआ। बाद में दारू पीकर नशे से ड्राइव कर पुलिस के साथ मारपीट का नाटक करता है, ताकि पुलिस उसे पकड़कर उसी पुलिस थाने लेकर जाए जहां पर अर्जुन को रखा गया होता है, और वो ये सब प्लानिंग में कामयाब होता है। शिवानी ये सब जानकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने अर्जुन को बचाने के लिए खुद नकली टैक्सी ड्राइवर का गवाह लाया होता है, जिसकी गवाही अर्जुन को इनोसेंट प्रूव करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। रोनी अर्जुन से कहता है कि उसने ये सब उसकी माँ के लिए किया है। अर्जुन रोनी से कहता है कि उसके लिए अभी शहर में कुछ नहीं बचा है। वो रोनी को अपने घर की चाबी और पैसे देता है और वहां से निकलता है। दोनों में दूरी अब भी बनी रहती है और इस तरह फिल्म खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।